Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to discuss one more important question relating to international law, that is the extradition and asylum. Our question is, what do you understand by the term extradition, and is it different from asylum, and difference between extraterritorial and territorial asylum? This is our question. If we talk about the term extradition, each state exercises complete jurisdiction over the persons within its territory. But sometimes there may be cases when a person, after committing a crime, runs away from the country, and in such a situation, country affected finds itself helpless to exercise the jurisdiction to punish the guilty person. In such a situation, it is doubtfully very detrimental for the peace and order in the society, and there is a social need to punish such a criminal. And in order to fulfill this social need, this social necessity, the principle of extradition has been organized. दिस इज द रीजन फॉर द एक्स्ट्राडिशन कि एवरी जो भी क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, यदि वो कोई अपराध करके हमारे देश से चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें पनिश करना, उसके लिए दूसरे देश के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो क्या कहा जाएगा कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश के अंदर ही नागरिकों पर अधिकारिता रखते हैं। कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दूसरे देश को भाग जाते हैं। ऐसी दशा में संबंधित देश उसे दंडित करने के लिए असहाय पाता है। यह परिस्थिति शांति एवं सुरक्षा के लिए घातक है, और ऐसी दशा में शांति एवं सुरक्षा बनाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जब राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो तो तभी वो हमें सौंपेगा हमारे अपराधी को। इसके लिए प्रत्यर्पण का जो सिद्धांत है वो अपनाया गया है। प्रत्यर्पण अधिकतर संधियों पर आधारित है। यह द्विपक्षीय संधियों पर निर्भर करता है। इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन, यदि हम मीनिंग या डेफिनेशन की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन मीनिंग दैट हैव बीन गिवन. The term extradition has been derived from the two Latin words, that is ex plus tradition, which means deliver of the criminality or the surrender of the fugitives और handover of the fugitives, कि वहां पे जो फ्यूगिटिव्स हैं, जो अपराधी है, उसको सौंपा जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि ये जो टर्म एक्स्ट्राडिशन है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक्स प्लस ट्रेडिशन, which means deliver of the criminality or the surrender of the fugitives or handover of the fugitives. So according to certain definitions of the extradition, if we talk about the first definition that is given by Professor Stark. According to Professor Stark, the term extradition denotes the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity, one state surrenders to another at its request a person accused or convicted of a criminal offense committed against the laws of the requesting state. यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन बताई है एक्स्ट्राडिशन की। एक्स्ट्राडिशन की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है तो जिस देश में वो निवासी है उस देश की सरकार की प्रार्थना करने पर दूसरा राष्ट्र उस अपराधी को वापस लौटा सकता है। वहाँ पे उस देश द्वारा अपराधी को वापस लौटा दिया जाता है, और वापसी की इस प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहा जाता है। प्रत्यर्पण कहते हैं, इसी को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। इसी की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे ओपनहाइमर की परिभाषा आप ले सकते हैं। अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है या जहाँ पे वो अभियुक्त है उस देश द्वारा जहाँ पर वह उस समय है लौटा देना प्रत्यर्पण कहलाता है। इसी के अलावा आप दूसरी परिभाषा ले सकते हैं प्रोफेसर ग्रोसियस की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रोसियस, इट इज द ड्यूटी ऑफ ही स्टेट आइदर टू पनिश द क्रिमिनल और टू रिटर्न देम टू द स्टेट वेयर दे हैव कमिटेड द क्राइम, कि अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है, नेचुरली प्रत्येक व्यक्ति देश का ये कर्तव्य बनता है कि या तो वो अपराध करने वाले व्यक्ति को स्वयं दंड दे या फिर उसे उस राज्य को वापस लौटा दे जहां उसने अपराध किया है। परंतु व्यवहार में यदि हम देखें तो राज्य जो है वो इस तरह का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते।
अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्य द्विपक्षीय संधियों पर आधारित है। यहाँ पे द्विपक्षीय संधियां इसमें की जाती है और इस सिद्धांत रूप में राज्य किसी विदेशी नागरिक को शरण देना अपना अधिकार समझते हैं। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन। Under the international law, extradition is mostly a matter of bilateral treaty. In principle, every state considers it as a right to give the asylum to the foreign national. Thus, there is no universal rule of customary international law in the existing, imposing the duty on the extradition. This means there is no universal rule of customary international law in existence imposing the duty of the extradition. A famous case of music director Nadeem, who was accused of the murder of the Gulshan Kumar. Nadeem fled away to Britain and lack of providing sufficient evidence, England refused to extradite the Nadeem. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल लॉ है इसके अंदर आप जब देखेंगे जो एक्स्ट्राडिशन का जो कंसेप्ट है वो बाइलेटरल ट्रीटी पे आधारित है, द्विपक्षीय संधियों पे आधारित है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि एक जो स्टेट है वो अपना एक राइट समझता है, वो एक अधिकार समझता है कि मैं आप इस किसी भी अपराधी को शरण दे सकता हूँ। और यहाँ पे कोई इसके संबंध में आप देखेंगे तो कोई मतलब यूनिवर्सल कोई नियम नहीं बनाया गया है जिसके आधार पे उसको एक्स्ट्राडिशन दिया जा सके। इसी के संबंध में जैसे मैंने आपको एक फेमस केस का उदाहरण दिया है कि एक जो नदीम था, जो क्रिमिनल था, जो इसने गुलशन कुमार का मर्डर किया था, वो मर्डर करके जो नदीम है वो ब्रिटेन भाग जाता है और बाद में देखा जाए तो वहाँ पे जो लैक ऑफ प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एविडेंस, क्योंकि वहाँ पे वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाते भी, जिसकी वजह से वो जो इंग्लैंड है उसको एक्स्ट्राडिट करने से मना कर देता है, नदीम को वापस देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्स्ट्राडिशन के बारे में। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो इज एक्स्ट्राडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द असाइलम, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, कि ये जो एक्स्ट्राडिशन है जो कंसेप्ट है कि ये असाइलम से अलग है, ये अलग, दोनों अलग कंसेप्ट है क्या? देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। यदि हम एक्स्ट्राडिशन और असाइलम की बात करते हैं तो इनके बीच में काफी बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। एक्स्ट्राडिशन मीन्स डिलीवर ऑफ द अक्यूज्ड और द कन्विक्टेड पर्सन टू द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ही इज alleged to have the committed the crime, कि एक्स्ट्राडिशन का मतलब एक देश के द्वारा उस देश को, क्रिमिनल को लौटा देना जिसमें उसने अपराध किया, उस देश को उसका द्वारा वापस लौटा देना, और हैव बीन कमिटेड द क्रिमिनल ऑफेंस। वेयर द इन असाइलम, यदि हम असाइलम की बात करते हैं जिसे कहते हैं शरण देना, इफ वी टॉक अबाउट द असाइलम, द एक्टिव प्रोटेक्शन एक्सटेंडेड टू अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी फ्रॉम अनदर स्टेट बाय स्टेट विच एडमिट्स हिम ऑन हिज रिक्वेस्ट, कि यहाँ पे एक अपराधी, एक व्यक्ति को दूसरे देश में शरण दे दी जाती है, उसे वापस नहीं लौटाया जाता, उसे शरण दे दी जा रही है, तो इसको हम कहते हैं असाइलम। असाइलम क्या है? वो ये जो एक्स्ट्राडिशन और असाइलम है, दीज बोथ आर द अपोजिट कंसेप्ट, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट कंसेप्ट है जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंड टेरिटोरियल असाइलम, जैसे कि पता है कि जो असाइलम है वो दो तरह से लिया जा सकता है, एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और दूसरा होता है टेरिटोरियल। इफ यू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, इन केस of diplomatic asylum, the refugee is within the territory of the state where the offense was committed, and the grant of diplomatic asylum involves a derogation from the sovereignty of that state. It withdraws the offender from the jurisdiction of the territorial state and constitutes the intervention of the in matters where exclusively within the competency of the state. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो असाइलम होता है जिसको हम कहते हैं शरण देना, ये, और जो एक्स्ट्राडिशन है प्रत्यर्पण, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कंसेप्ट हैं। ये दोनों एक जैसे नहीं है, दिखने में लग रहा है कि एक जैसे हैं परंतु ये दोनों एक दूसरे से विपरीत चलते हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि जो डिप्लोमेटिक जो असाइलम होता है, यहाँ पे असाइलम की जब हम बात करते हैं तो असाइलम का मतलब आश्रय उस शरण से है या उस सक्रिय सुरक्षा से है जो एक राज्य है द्वारा अन्य राज्य के राजनीतिक शरणार्थी को उसकी प्रार्थना पर प्रदान कर दी जाती है। वास्तव में आश्रय जो है और जो प्रत्यारोपण, ये एक दूसरे के विपरीत कंसेप्ट माने जाते हैं, क्योंकि जहां से प्रत्यारोपण अपनाया जाता है वहां पे आश्रय समाप्त हो जाता है। अंतर्राज्यीय विधि के हिसाब से शरण वो संरक्षण है जिसे एक राज्य अपने राज्य क्षेत्र या ऐसे स्थान में जो उसके नियंत्रण में है अधीन एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान करता है जो उसकी प्रार्थना करने पर आता है।
यदि हम शरण की बात करें तो शरण के लिए कुछ आवश्यक तत्व बताए गए हैं कि यहाँ पे जो शरण है जो अस्थायी तौर पर दी जानी चाहिए, वो ये नहीं कि परमानेंटली उसका मेंबर बन गया, वो उसको अस्थायी तौर पर दी जाती है। और जिस क्षेत्र में वो शरण दी जाती है वो उस क्षेत्र के अधिकारी उसकी सुरक्षा करते हैं, सक्रिय उसकी सुरक्षा दी जाती है उसको बराबर। तो यदि हम शरण की बात करें, असाइलम की बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ शर्तें बताई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरण मांगने वाला व्यक्ति या समुदाय अत्याचार से पीड़ित होना चाहिए वो। दूसरा इसमें बताया शरणार्थी और शरण देने वाला देश की विचारधारा सम्माननीय होनी चाहिए। या फिर तीसरा इसके में कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति या समुदाय के साथ जिसके अमानवीय अत्याचार हुए हों उसे उतनी ही अधिक शरण दी जानी चाहिए। जैसा मैंने उसके बाद बताया कि तो यदि हम काइंड्स की बात करते हैं, असाइलम के आश्रय के प्रकार की बात करते हैं, तो दो तरह का आश्रय दिया जाता है। एक होता है टेरिटोरियल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। यदि हम प्रादेशिक आश्रय की बात करते हैं, जिसको हम टेरिटोरियल असाइलम का नाम देते हैं, जब कोई राज्य अपने राज्य के व्यक्ति को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आश्रय देता है। मैंने आपको क्या बताया कि डिप्लोमेटिक असाइलम, द रेफ्यूजी इज विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, उसी सेम टेरिटरी के अंदर जहां पे ऑफेंस कमिट किया गया है। तो राज्य प्रादेशिक आश्रय देने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, नेचुरली कि वहां पे वो स्वतंत्र है पूरी तरह से। और ये जो आश्रय है अपराधियों के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शरणार्थियों को भी दिया जा सकता है। ऐसा करते समय आश्रयदाता राज्य को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए। जब भी वो जो आश्रय देगा, जो उसे असाइलम देगा, तो उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वो कौन कौन सी शर्तें होती हैं, कौन कौन से नियम होते हैं? कोई व्यक्ति यदि आश्रय मांगे तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसकी प्रादेशिक सीमाओं में प्रवेश कर लेता है तो उसे निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा लगता है तो वहाँ पे शरण मांगने वाले जो व्यक्ति है वो उसको उसकी प्रार्थना पर अस्वीकार किया जा सकता है, उसको मना किया जा सकता है कि आप यहाँ पे शरण नहीं ले सकते। यदि कोई राज्य आश्रय देने में कठिनाई महसूस करे तो ऐसा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहयोग ले सकता है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की सहायता ली जा सकती है। एंड इसके अलावा किसी भी राज्य द्वारा पीड़ित व्यक्ति को आश्रय देने पर अन्य राज्यों के ऐसे राज्य का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, पीड़ित राज्य व्यक्ति को यदि आश्रय देता है तो जो बाकी जो राष्ट्र है वो उस राज्य का सम्मान करें, ये जरूरी है। ये इसको कहते हैं टेरिटोरियल असाइलम। एंड द सेकंड टाइप ऑफ असाइलम, जैसे मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किसे कहेंगे आप? बड़ा प्रादेशिक आश्रय कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, जो उसके क्षेत्र सीमा से बाहर दिया जा रहा है। ये इसका आश्रय उस आश्रय से है जो राज्य अपने क्षेत्र के बाहर प्रदान करता है। भी एक देश से दूसरे देश में आश्रय लिया जा रहा है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि बड़ा प्रादेशिक आश्रय को मान्यता नहीं देता। जो आज की जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है वो इसको मान्यता नहीं देता, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम को मान्यता नहीं देता। If we talk about the difference between the extraterritorial asylum and territorial asylum, there are certain differences between these two. If we talk about the territorial asylum, when an asylum is granted by a state on its territory, it is known as territorial asylum. And the right to grant asylum by state to a person on its own territory flows from the fact that every state exercises the territorial sovereignty over all persons on its territory, whether they are the subject of the same state or not. A state has the right to admit or expel any person found on its territory. जो भी व्यक्ति उसकी स्टेट पे पाया जाएगा, नेचुरली उसको एडमिट करना या उसको एक्सपेल करना उस स्टेट का अपना अपने अधिकार है उसके हिसाब से। एंड दस ग्रांटिंग द टेरिटोरियल असाइनमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट विच इज नॉट अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन। वहाँ पे उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो उसके अपने टेरिटरी में असाइलम देगा या नहीं देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एंड ड्यू टू लैक ऑफ जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, यहाँ पे कोई ऐसा रूल तो है ही नहीं जिसकी वजह से कंसर्निंग द ग्रांट ऑफ टेरिटोरियल असाइलम जनरली द असेंबली अडोप्टेड ए रिजोल्यूशन। इसके लिए क्योंकि वहाँ पे रूल्स तो कोई था नहीं, इसके संबंध में जो जनरल असेंबली है उसने कोई एक रिजोल्यूशन अडोप्ट किया है। That resolution was adopted on 14 December 1967, which is called a Declaration on the Territorial Asylum through the adoption of the resolution.
If we talk about the extraterritorial asylum, यदि हम extraterritorial asylum की बात करते हैं, when an asylum is granted by a state at the place outside its territory, यदि कोई asylum जो शरण दी जा रही है वो उसकी स्टेट की टेरिटरी से बाहर दी जा रही है, तो उसे हम कहेंगे extraterritorial asylum. And the asylum given out of legation, consular premises, warship, these are called extraterritorial asylum. ये सारे के सारे extraterritorial asylum के एग्जाम्पल हैं. जैसे मैंने आपको बताया asylum in legation. Asylum in legation किसे कहते हैं? When the asylum is granted by the state premises, उसके within the embassy of the own premises situated in the foreign country, it is called asylum in legation. यदि वो एम्बेसी जो है, यदि वो दूसरे देश की टेरिटरी के अंदर कहीं ना कहीं स्थित है, तो वहां पे उसके अंदर उसको शरण दी जा सकती है. इसको हम कहते हैं asylum in legation, या डिप्लोमेटिक asylum भी कह देते हैं. दूसरा मैंने आपको बताया asylum in कंसुलेट्स जो कहते हैं, ये बिल्कुल इसके कंसुलर वाले जो असाइलम है, इसके जो रूल है वो बिल्कुल असाइलम इन लेगेशन वाले से मिलते जुलते हैं. तो ये सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम के. तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में आप इस तरह से डिफरेंस दे सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन द टेरिटोरियल असाइलम एंड द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share, and subscribe this channel for the further update. Thank you.